आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, किसानों का जो मुद्दा है, किसानों ने कमर कस ली है। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो दूसरा दिल्ली लखनऊ में तब्दील हो सकता है। ऐसे में लखनऊ पहुंचने से पहले किसानों ने मुजफ्फरनगर यानी वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, किसानों का जो इलाका कहा जाता है, बड़ा इलाका, टिकैत का इलाका, वहां पर एक महापंचायत आयोजित की गई। उसकी वजह से सरकार सोचने पे हालांकि मजबूर हुई है, लेकिन क्या कुछ चीजें हो रही हैं, किस तरह से ये पूरा मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को किसान कितना प्रभावित कर पाएंगे और इस किसान महापंचायत के दौरान क्या कुछ चीजें देखी गई, किस तरह की चीजें और किस तरह का संकेत वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है, आज इन्हीं चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब हैं, वरिष्ठ गांधीयन हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता मोहम्मद अदीब साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम त्रिपाठी साहब के पास जाएंगे और उनसे ही समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा। क्योंकि मुजफ्फरनगर को दंगों के तौर पर बहुत ज़्यादा उसको मशहूर किया गया, उसे जाना किया, लेकिन जाट और मुसलमान के बीच में जिस तरह की तस्वीरें वहां से उभर करके आई हैं और उस मंच से जिस तरह का संदेश दिया गया है, उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। त्रिपाठी साहब, आप हमें बताएं। बारी साहब, आपने बहुत गंभीर मसला उठाया। मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद इस मुल्क में दो ज़मीनी आंदोलन खड़े हुए। एक सीएए के सवाल पर शाहीन बाग की महिलाओं ने खड़ा किया था, 100 दिन का आंदोलन चला, उनका ज़मीनी आंदोलन था, लाखों लोग उसमें शरीक हुए, हिंदू और मुसलमान। और दूसरा बड़ा आंदोलन किसानों ने चला रखा है, इनको 9 महीने हो चुके हैं और ये आंदोलन तमाम देश के किसान मजदूरों को अपनी तरफ खींच रहा है। महापंचायत जो मुजफ्फरनगर की हुई, उसकी अहमियत खास तौर से इस बात के लिए है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान 9 महीने से धरना दे रहे हैं। उनके सपोर्ट में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान तो है ही, साथ में इस वक्त गाज़ीपुर से भी लोग आए, पीलीभीत से भी आए। मैं उधर गया था, हमारे साथ में मोहम्मद इनाम साहब भी थे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और हम लोगों ने देखा कि करीब बस से उतर के 4 किलोमीटर तो हमें पैदल चलना पड़ा वहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी भीड़ थी, और वापसी आने में 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हम तो सरकारी सरकारी बसों से गए थे, तो इतना लंबा हुजूम, लगभग 8-10 लाख का एस्टीमेट बता रहे थे लोग, कितने लोग होंगे। जगह जगह पे लोगों ने लंगर लगा रखे थे, मुसलमानों के लंगर पे हिंदू खाना खा रहे थे। मेरा अंदाज है कि लगभग 20% तो मुसलमान थे उसमें, इतनी तादाद सिखों की थी। तो पंजाब से भी लोग आए थे, बहुत सारे लोग मुझे हिसार के मिले, कई लोग मुझे तमिलनाडु के मिले। ये तो महापंचायत दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का तो वो सेंट्रल फोकल पॉइंट था, लेकिन इसमें तमाम मुल्क के किसान आए और बड़े किसान थोड़े से होंगे, ज़्यादातर छोटे किसान थे। किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन, किसी के पास 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन हो। तो ये आम किसानों की भागीदारी थी। वहाँ पे एक डीएवी स्कूल है जहाँ पे इनका कॉलेज का बैकग्राउंड, जहाँ पे मंच लगा था सरकारी इंटर कॉलेज में, उससे करीब 200 मीटर के फासले पे डीएवी कॉलेज है। मैं उधर गया, किसानों से बातचीत की। लोगों ने कहा 2013 के दंगों का तो जिक्र सबने किया कि हमसे भूल हो गई, लेकिन इन लोगों ने तो, कई लोगों ने कहा कि हमसे भूल हो गई कि हम
ये जो पुलवामा का मसला था उसको हम समझ नहीं सके, इनको हम फिर से लेके आ गए, ये कई लोगों ने कहा। और मुझे इतना सुकून मिला कि ये जो घृणा की राजनीति है, दबा के रखो कुचल के रखो की राजनीति है, इसके बारे में किसान जाग गया है। मुसलमानों के लंगर चल रहे थे, मस्जिदों में लोगों को ठहरने की जगह थी, उसी तरीके से तमाम हिंदू लोगों ने, किसानों ने लंगर लगा रखे थे। सिखों के भी लगे होंगे, मैंने हालांकि दिखाई नहीं दिए मुझे, लेकिन हर जगह सिख भी लगाते हैं, तो उनके भी लगे होंगे। तो ये तो धार्मिक एकता की अनूठी मिसाल है, गांधी को याद दिलाने वाली। जिस तरीके से 37 में आंदोलन चला था नमक सत्याग्रह वाला, और उस आंदोलन में हर कौम के लोगों ने हिस्सा लिया था, बिल्कुल एकजुट होकर हिंदुस्तान खड़ा था उस वक्त। आम हिंदुस्तान, आम आदमी अपढ़ था, उसमें मजदूर था, औरतें थीं, सब थे। इसमें औरतों की तादाद तो थोड़ी कम थी, लेकिन हर कम्युनिटी के लोग थे और आम हैसियत के लोग थे, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसे में त्रिपाठी साहब एक चीज़ ये आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि तमाम हिंदू मुसलमान वहाँ पर सारे किसान एकजुट थे, सब ने एक स्वर में होकर के ये कहा कि जब तक के किसानों की मांगे मान नहीं ली जाती हैं तब तक के वो अपने आंदोलन को समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को हम इस तरह से समझना चाहें, मुजफ्फरनगर को, हालांकि आपने उसका जिक्र किया कि वहाँ पर दंगों को लेकर के उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है पूरा कम्युनल माहौल वहाँ पर बनाया गया। आपने कहा कि वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी गई, लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी वो साफ तौर पर ये कहती है कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है, कुछ ऐसे लोग हैं और उनको वो काउंट नहीं करती है। आप इसे कैसे देखेंगे? एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 2013 के जो दंगे हुए थे, जौली एक गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शामली से करीब 18 किलोमीटर के फासले पे, और कर्फ्यू लगा हुआ था, रात का कर्फ्यू, दिन में 10 बजे खुलता था। मैं शामली पहुंच गया ट्रेन से, वहाँ से मुझे जाना था उधर, तो सब वाहन बंद थे, मैं पैदल गया। रास्ते में किसी ने 1-2 किलोमीटर की राइड दे दी, मैं पहुँच गया उधर। तो जब मैंने जौली पहुँच के देखा कि जौली के लोगों में और रास्ते के गाँव में लोगों में दंगा तो हो चुका था कुछ दिन पहले, लेकिन वहाँ के लोगों में सच्चाई थी और एक दूसरे में मोहब्बत थी। एक बुजुर्ग मुसलमान कुछ बच्चों को पढ़ा के ख़त्म की थी पढ़ाई, बच्चों को छोड़ रहे थे, उनसे मेरी बातचीत थी, बेफिक्री थी उनमें। इसलिए बेफिक्री थी कि उनके इलाके के जो हिंदू थे उनमें इनका भरोसा था, ट्रस्ट था। उसी तरीके से तमाम हिंदू मुझे मिले जिन्होंने मुसलमानों के प्रति, कुछ सिख मिले, उनमें मुसलमानों के प्रति हमदर्दी थी। तो हुआ ये कि जो 2013 में जो वहाँ के होते हैं, हर कौम में 10-5% सेक्टेरियन लोग होते हैं, वो लोग दंगा फसाद करते हैं, जहर भरते हैं, सब बदमनी फैलाते हैं, और बड़ी तादाद में मुसलमान मारे भी गए थे, गांव छोड़ के भागना भी पड़ा। लेकिन बड़ी तादाद वहाँ के किसानों में मैंने महसूस की। मैं लाख गया, लिसार गया और तमाम गांव में घूमा, और जौली में तो ऑब्वियसली मैंने देखा कि वहाँ जाटों और मुसलमानों में बहुत बड़ी एकता थी। तो वो ताकतें अब उभर के आ गई हैं, जो डोरमेंट थी उस वक्त, खामोश हो गई थी, वो ताकतें उभर के आई हैं। यानी किसानों के अंदर है एक फ्रिंज एलिमेंट है जो सेक्टेरियन है, और ऐसे माहौल में जब फसाद वगैरह हो जाते हैं तो पॉलिटिकल एडवांटेज इन ताकतों को मिलता है। लेकिन किसानों पे मेरी बड़ी श्रद्धा है, मेरा बड़ा अकीदा है, और मैं मानता हूँ कि इन किसानों ने अपनी जो उनकी छुपी हुई जो रियल ताकत है, सेकुलरिज्म की ताकत, मिलके साथ चलने की ताकत, वो फिर से जिंदा कर ली। तो हमारे साथ अदीब साहब भी हैं। अदीब साहब, आपसे समझना चाहेंगे, किसानों ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानेगी तो दूसरा दिल्ली यानी लखनऊ को बना दिया जाएगा। बावजूद इसके सरकार का जो रुख है उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? एंड चुनाव के टाइम सरकार किसी तरह का कोई समझौता करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बैठकों का दौर चला, बातचीत का दौर चला, सरकार ने तमाम तरह से उन्हें तोड़ने की कोशिश की, किसान किसी तरह से टूटा नहीं है। लेकिन अब जबकि चुनाव आ गए हैं तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा, किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आप उसे कैसे देखेंगे?
बारी साहब, आपने ये बहुत ही बेसिक बात की है कि एक तरफ इलेक्शन है और दूसरी तरफ सरकार की हठधर्मी है। असल में ये सब हठधर्मी की वजह से हो रहा है। यह गलतफहमी इनको ये है कि हम तो अब हाकिम हैं, जो कोई करना है तो कर ले। आपको अंदाज़ा होगा कि यूपीए सरकार का डाउनफॉल आरएसएस मैनेज जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था तो कांग्रेस पार्टी डर गई थी और वो जो रामदेव हैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट भी गई और सब कुछ किया। वहाँ ये अंदाज़ा हो गया आरएसएस को कि ये कमज़ोर सरकार है। उसके बाद कभी कांग्रेस उठ नहीं पाई और डाउन ही होती चली गई। इनको ये खौफ आ रहा है कि अगर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर हमारी वीकनेस आ जाएगी। और ये एहसास किसको होता है? जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है। और ये खौफज़दा लोग हैं आपस में। इन्होंने सोचा कि अब ये गद्दी नहीं छोड़नी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मुजफ्फरनगर का भी प्रोफेसर त्रिपाठी साहब ने बताया और हम लोगों ने टीवी पे भी देखा कि ये एक पहली किरण दिखाई पड़ी है उम्मीद की, क्योंकि इस मुल्क में अब इलेक्शन मुद्दे पे नहीं लड़ा जाता। एक ख़ास तबका को परेशान करना, एक ख़ास तबके को जलील करना, एक ख़ास तबके को नज़रअंदाज करना, यही सियासत है और वही हाकिम वक्त होते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो कैफियत हुई है कि जो उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के ये जो अजला हैं 8-10, यहाँ जाट और मुसलमान 40% प्लस है। और ये वो वोट बैंक है जिसको चौधरी चरण सिंह ने बनाया और इस हद तक किया कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक बने इसी स्ट्रेंथ पर। इसको तोड़ा इन्होंने 2013 में, क्योंकि जाट और मुसलमान वो आप नाम से तो पता कर सकते हैं कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन उनका कल्चर, उनकी बोली, उनका रहन सहन सदियों से एक ही है। एक ही ग़िज़ा खाते हैं, एक ही तरह से रहते हैं। लेकिन उसमें दरार करके इन्होंने यूपी में अपनी एंट्री की थी। तो ये एक सेटबैक है और मैं ये समझता हूँ कि ये हठधर्मी जो है, अभी तो 5 महीने बाकी हैं, 6 महीने हैं, ये अभी क्या क्या और करेंगे और कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाएंगे और होगा, अभी तो फिंगर क्रॉस्ड है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ वेस्टर्न यूपी के किसानों का। अब मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एतबार नहीं है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपने इन काश्तकारों को, इन किसानों को जो दिन भर मजदूरी कर कर और आज भी मुफलिसी की चादर ओढ़े हुए हैं और सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो सरकार है, उसमें मुश्किल ये है कि ये जाहिलों के पास आ गई है सरकार। जब आदमी जिहालत की तर्ज पर जमहूरियत में अगर वो बातचीत न करे तो एक ही शक्ल हो सकती है, या तो वो डिक्टेटर है और या फिर वो जाहिल है। तो मुझे ये लगता है कि ये जाहिल लोग हैं, अपनी आवाम को नहीं समझ रहे हैं। और ये अगर ये ईस्टर्न यूपी तक ये गया, जैसा त्रिपाठी साहब ने बताया कि गाज़ीपुर ज़िले से और आज़मगढ़ ज़िले से और मुख्तलिफ़ अज़ला से लोग वहाँ आए थे, तो इसका मतलब ये कि चिंगारी वहाँ पर भी पहुँच गई है। और जो ये किसान यूनियन है और टकैत का जो बयान है, अगर ऐसे ही सभाएं अवध के हिस्से में और ईस्टर्न यूपी में हुई तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए यही एक ख़तरा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का ख़तरा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी इनको नहीं हरा सकती है, अवाम हरा सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो उसकी कोई आइडियोलॉजी रही नहीं है। वो तो सिर्फ इसमें मस्त है कि हमारी पार्टी कैसे बड़ी बन जाए। लेकिन ऐसे में अदीब साहब, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस बड़े पैमाने पर किसानों की महापंचायत हुई, जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को देख रही थी और उसको ये तमाम चीजों का एहसास हुआ। लेकिन अब
अलीगढ़ में जाकर के राजा महेंद्र प्रताप, जो कि जाट एक हुआ करते थे, बड़े जो है राजा के तौर पर उभर करके सामने आए, उनके नाम से विश्वविद्यालय को बनाना, उसका संगे बुनियाद रखना, आपको लगता नहीं है कि सरकार किसानों को नज़रअंदाज करके जाटों और मुसलमानों के बीच में जो एक टाई अप है, जो एक गठबंधन मजबूत यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में दिखा, उस चीज़ को जो है तोड़ने की कोशिश कर रही है? जी बारी साहब, आपने ठीक कहा, ये इसी तरह की शोबेबाजी ये करते हैं। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रूह हैं, सबसे शुरू के तालिब इल्म वहाँ के, और वो उनका मुसलमानों के साथ इंटरेक्शन ये है कि उन्होंने जो सबसे पहली हुकूमत हिंदुस्तान की विदेश में बनी, वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, अफ़गानिस्तान में जो बनी, और उनके साथ कौन था? उनके साथी बरकतुल्ला, और मुसलमानों से उनका इंटरेक्शन था। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा ना कि जाहिल लोग हैं ना, अब जैसे क्लेम कर देते हैं कि भगत सिंह पे इनका कब्जा है। भगत सिंह ने हमेशा तासुब के खिलाफ बोला, उनको अपना हीरो बना लिया। कहने लगे कि इस तरह के जितने भी लोग हैं वो अपनाने की कोशिश करते हैं। अब इनकी मोहब्बत वहाँ आ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि महेंद्र प्रताप जो हैं वो अलीगढ़ और मुसलमानों के दिलों में बैठते हैं। ये वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, शोबेबाजी ज़रूर करेंगे। बेपनाह दौलत, पूरे हिंदुस्तान की दौलत उनके पास है, वो वहाँ खर्च करेंगे, लेकिन इस शोबेबाजी से कुछ होगा नहीं। लेकिन ये अल्टीमेटली इसको हिंदू मुसलमान पे लाएंगे। अब हालत तो ये है कि आप सोचिए, कहते हैं कि हमको जमहूरियत पे बड़ा यकीन है, हमको सेकुलरिज्म पे बड़ा यकीन है, कि झारखंड असेंबली में एक कमरा नमाज के लिए कर दिया गया। कहा नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे, कि आपको नमाज पढ़ने के लिए कमरा नहीं देंगे। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, वहां नमाज के लिए सड़कों पे इजाजत है। तालिबान के आने से बहुत फिक्र आ गई है कि साहब बड़ा तालिबानी मामला चल रहा है, लेकिन असेंबली के अंदर पहले भी प्रोविजन था, वहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और फिर कहते हैं बड़े गर्व से कहो। तो ये जो वो लोग हैं, ये बदनसीब लोग हैं, इस मुल्क को तोड़ने पे ये पड़े हुए हैं। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई बचा पाएगा तो ये हमारा किसान है। और ये ज़मीनी सतह पर इसके जहन को ख़राब किया था इन्होंने, इसके दिलों को तबाह किया था। अब वो खड़े खड़े माफ़ी मांग रहे हैं। अब आप देखिए कि मुजफ्फरनगर में उन्होंने नारा लगाया, टकैत ने, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर पे, भाई अल्लाह अकबर कौन मना कर रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है? और वही हर ज़बान में सबसे बड़ा है, यानी हिंदुओं के लिए भी सबसे बड़ा है, क्रिश्चियंस के लिए भी बड़ा है, हर मज़हब में जो भी जिस अल्लाह को आप मानते हैं वो सबसे बड़ा है। इस पे एतराज़ है। लेकिन सड़क चलते हुए आम आदमी से ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलाने का हक़ है आपको। लेकिन वहाँ की रवायत के एतबार से जो उसने कहा कि हमारे यहाँ ये दोनों नारे लगते थे, तो उसमें से कुछ ढूंढ रहे हैं, उसमें से कुछ बोलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 5-6 महीने ऐसे ही किसानों का मूवमेंट चलता रहा तो ये मुल्क दूसरी बार आज़ाद होगा। इस वक्त ये मुल्क आज़ाद नहीं है। तो अब सरकार को तय करना है कि कृषि प्रधान देश में किस तरह से चीजें आगे बढ़नी है, क्योंकि नफरत की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। आप स्टेट जरूर जीत सकते हैं, चुनाव जरूर जीत सकते हैं, लेकिन जिस तरह की नफरत समाज में अपना घर करेगी वो कहीं ना कहीं देश के लिए और
लोगों के लिए एक तरह से नुकसानदेह जरूर साबित होगी। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अदीब साहब और प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो मीडिया हाउसेस होते हैं, जो आपकी आवाज़ बनते हैं, जो आपकी आवाज़ उठाने की कोशिशें करते हैं, जाहिर है कि उनके पीछे किसी तरह का कोई फाइनेंशियल उस तरह का सपोर्ट नहीं होता है। तो ऐसी आवाज़ों को बंद ना होने दें, बल्कि इस तरह की आवाज़ों को और ज़्यादा हौसला दें और ज़्यादा हिम्मत दें, अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट के ज़रिए से उनकी खुलकर मदद करें। तो आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।